Good morning, all students. Very warm welcome in my YouTube channel Zoology Classes. In previous video, we discussed about apiculture, definitions, species of honeybee, and social organization in honeybee. Today, we will discuss more detail about apiculture, method of apiculture, appliances of apiculture, and many more. In this video, I include the method of apiculture and appliances for apiculture. Generally, people used the old indigenous method called पुरानी या देसी विधि। जैसा कि आप जानते हैं, पुरानी या देसी विधि के अंतर्गत लोग शरीर पर मोटे कपड़े का कोई आवरण ढककर प्राकृतिक रूप से बने हुए छत्ते या हाइव्स को सर्वप्रथम व्यक्ति शरीर पर मोटा कपड़ा ओढ़कर या किसी बड़े ब्लैंकेट जैसे कपड़े को शरीर पर ढककर प्राकृतिक रूप से बने हुए हाइव्स या छत्ते को किसी लकड़ी के गट्ठे या काऊ डंक के धुएं से छत्ते के पास जाकर मधुमक्खियों को दूर भगा देते थे, और जब अधिकांश मधुमक्खियां कॉलोनी में से पृथक हो जाती थी तो व्यक्ति उस छत्ते से शहद या मोम की प्राप्ति कर लेते थे। देखा जाए तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि कई सदियों से चला आ रहा है, और जब से मधुमक्खी को आर्थिक स्तर पर पाला जाने लगा है, तब से ये भारतवर्ष में लोकप्रिय है। मधु या शहद एक ऐसा सब्सटेंसेज है जिसकी उपयोगिता आयुर्वेद में एक मेडिसिन्स के रूप में है। तो आयुर्वेद से लेकर पुराने सभी साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है, या आप कह सकते हैं मधुमक्खी पालन परंपरागत तरीके से कई सदियों से भारतवर्ष में चला आ रहा है। परंपरागत विधि से मधु प्राप्त करना या शहद प्राप्त करना ही इस विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, और इस विधि के द्वारा आप यूँ कह सकते हैं अपरिष्कृत तरीके से शहद की प्राप्ति की जाती है, जिससे प्राप्त होने वाले शहद में मधुमक्खियों के अंडे, लार्वा, प्यूपा आदि उपस्थित होते हैं, और गुणवत्ता की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं कम पौष्टिक होता है। क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। तो अशुद्धियों और इनमें सड़े हुए और मरे हुए अंडे और लार्वा आदि की उपस्थिति के कारण इस विधि को परंपरागत विधि माना है, और आधुनिक समय में इस विधि को मधुमक्खी पालन के लिए नहीं अपनाया जाता। इसका मेजर रीज़न यही है कि इनमें इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ अधिक होती है, और इनके द्वारा जो शहद प्राप्त किया जाता है इनकी पौष्टिकता या गुणवत्ता में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। इनके अलावा एक मेजर रीज़न और है इस विधि को रिजेक्ट किए जाने का,
वो ये है कि इस विधि में छत्ते के द्वारा जो शहद प्राप्त किया जाता है उसमें छत्ते को तोड़कर या छत्ते को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर शहद की प्राप्ति की जाती है, जिससे मधुमक्खियाँ उस छत्ते का पुनः उपयोग नहीं कर पाती है और नए छत्ते का निर्माण उसे अपनी नींवें बनाने के लिए करना पड़ता है। तो एक छत्ते से एक ही बार शहद की प्राप्ति इस विधि में होती है, अतः इसलिए भी इस विधि का उपयोग धीरे धीरे आधुनिक समय में कम होता जा रहा है। हम बात करें मॉडर्न साइंटिफिक मेथड या सेकंड मेथड जो कि एपीकल्चर के लिए यूज़ में लिया जाता है और आज के समय में ये हाईली डेवलप्ड टेक्निक के साथ यूज़ में लिया जाता है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस साइंटिफिक मेथड के जरिए एपीकल्चर को बहुत बड़े और विस्तृत तरीके से किया जा रहा है और भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों में इस विधि के द्वारा एपीकल्चर को एक नया प्रोत्साहन मिला है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि में एक आर्टिफिशियल बी हाइव का यूज़ में लिया जाता है, जिसे हम कृत्रिम छत्ता कहते हैं, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन किया है। इस प्रकार का छत्ता या हाइव यूज़ में लिया जाता है, जिससे कि शहद और मोम की प्राप्ति के बाद पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि देसी विधि की अपेक्षा आजकल आधुनिक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रचलन में है। क्योंकि इसके द्वारा बनने वाला जो छत्ता है ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स के समान होता है, जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि छत्ते से शहद निकालने के बाद छत्ते का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो कृत्रिम छत्ते और विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स की सहायता से वैज्ञानिक विधि में शहद की गुणवत्ता और पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए ये विधि उपयोग में ली जाती है। देसी विधि की तुलना में हम बात करें वैज्ञानिक विधि की, तो वैज्ञानिक विधि में शहद की गुणवत्ता के साथ साथ मृत अंडे, लार्वा, इनकी भी अनुपस्थिति होती है और मधुमक्खियाँ की निवेह में पाए जाने वाले सदस्यों की मृत्यु दर भी काफ़ी कम होती है। अर्थात निवेह में उपस्थित सदस्यों की कम से कम क्षति करते हुए ये विधि अपनाई जाती है, जिनके कारण एक निवेह में पाए जाने वाला सदस्य कुछ समय बाद में पुनः उसी छत्ते में जो आर्टिफिशियल हाइव होता है इसमें पुनः अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्रम कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसके कारण शहद की प्राप्ति होती रहती है। तो दो मेथड प्रचलित है एपीकल्चर के लिए, जिनमें ओल्ड इंडिजिनस मेथड जिसे पुरानी या देसी विधि कहते हैं, सेकंड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड जिसे आधुनिक वैज्ञानिक विधि कहते हैं। पुरानी या देसी विधि में कंबल या मोटा कपड़ा शरीर पर लपेटकर मधुमक्खियों को पृथक करके शहद की प्राप्ति की जाती है। मधुमक्खियों को पृथक करने के लिए कंडे या लकड़ी के गट्टे जलाकर धुआं किया जाता है, जिससे मधुमक्खियाँ दूर भागती है और मधुमक्खियों के दूर भागने के पश्चात छत्ते से शहद को प्राप्त कर लिया जाता है। इनमें छत्ते को तोड़ मरोड़ दिया जाता है और छत्ता दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक विधि में इस प्रकार का आर्टिफिशियल बी हाइव या कृत्रिम छत्ता उपयोग में लिया जाता है, जो लकड़ी का बना हुआ होता है। इस लकड़ी के बने हुए छत्ते को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, अर्थात एक से अधिक बार
इसका उपयोग शहद की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। और दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि इस छत्ते में जो कॉलोनी के मेंबर्स होते हैं इनकी भी बहुत कम क्षति होती है, अर्थात ऐसे कई मेंबर्स जो एक कॉलोनी में स्थापित रहते हैं वो दोबारा इसी आर्टिफिशियल या कृत्रिम छत्ते में निवेश बना सकते हैं और ये क्रम लगातार जारी रहता है। तो आजकल जो अधिक प्रचलन में है वो है आधुनिक वैज्ञानिक विधि। अब बात करते हैं हम अप्लायंसेज फॉर एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से ऐसे अपरेटस या उपकरण हैं जिनकी सहायता से मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए जो अप्लायंसेज या अपरेटस यूज में लिए जाते हैं ये कुछ इस प्रकार होते हैं। फर्स्ट, आर्टिफिशियल बी हाइव और बॉक्स, जिसे हम कृत्रिम छत्ता या पेटी कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आर्टिफिशियल बी हाइव की बात करें तो ये लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स होता है जिनमें कई फ्रेम्स होते हैं। अगर इन फ्रेम्स की या चौखट की बात करें तो लगभग 7 से 10 प्रकार के फ्रेम इनमें उपस्थित होते हैं, जिसका निर्माण सर्वप्रथम एक अमेरिकन साइंटिस्ट लैंगस्ट्रॉथ ने 1851 में किया था। हम बात करें इस आर्टिफिशियल हाइव की संरचना की तो सबसे टॉप मोस्ट इस पर एक टिन या जिंक का बना कवर होता है जो कि इसे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है। ये जो सबसे ऊपर जो कवर लगा हुआ है ये इसका टॉप कवर कहलाता है, जो जिंक या टिन मेटल से बना हुआ होता है, जो विपरीत परिस्थितियों में छत्ते की प्रोटेक्शन या कॉलोनी के मेंबर्स की प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इसके नीचे इनर कवर होता है, ये भी एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में प्रोटेक्शन का कार्य करता है, लेकिन इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये टॉप कवर मेटल का होता है और इनर कवर लकड़ी का होता है। इनर कवर के नीचे एक विशेष प्रकार का चेंबर उपस्थित होता है जिसे सुपर चेंबर कहते हैं। ये इस छत्ते का महत्वपूर्ण भाग है। सुपर चेंबर में ही श्रमिक मधुमक्खियों द्वारा शहद और मोम एकत्रित किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सुपर चेंबर होता है, इस सुपर चेंबर में हनी और वैक्स का जो स्टोरेज या संग्रहण किया जाता है वो इस सुपर चेंबर में किया जाता है। सुपर चेंबर में कुछ छोटे छोटे पोर्स या छिद्र होते हैं जिनके द्वारा श्रमिक मधुमक्खियाँ इनके भीतर और बाहर प्रवेश कर सकती हैं। इन छिद्रों की सहायता से श्रमिक इन सुपर चेंबर्स में प्रवेश करते रहते हैं और इनकी सहायता से ये शहद और मोम का सिंथेसिस या स्टोरेज करते रहते हैं। इस सुपर चेंबर के नीचे एक बड़ा चेंबर या कक्ष होता है या फ्रेम होता है जो कि इस आर्टिफिशियल हाइव का सबसे बड़ा चौखट या फ्रेम होता है। इसे ब्रूड चेंबर कहा जाता है। इस ब्रूड चेंबर के अंतर्गत रानी मधुमक्खी उपस्थित होती है, साथ में इनमें रानी मधुमक्खी द्वारा दिए गए अंडे, लार्वा और प्यूपा उपस्थित होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के साथ साथ आप कह सकते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इनमें चलता रहता है और एक से एडल्ट अवस्था तक का परिवर्तन इन ब्रूड चेंबर में होता है। तो ब्रूड चेंबर में रानी मधुमक्खी होती है, वो भी इसी में उपस्थित होती है। इस ब्रूड चेंबर और सुपर चेंबर के बीच में ये एक विशेष प्रकार का कक्ष होता है जिसे क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। इस बॉक्स को क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है। इस बॉक्स या फ्रेम का प्रमुख कार्य होता है कि ये रानी मक्खी को
सुपर चेंबर में नहीं जाने देती है। क्यों? क्योंकि अगर रानी मक्खी सुपर चेंबर में प्रवेश कर गई तो ये शहद और मोम को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करेगी और शहद की लगातार हानि होती रहेगी। इसलिए रानी मधुमक्खी को इससे पृथक रखने के लिए एक क्वीन एक्सक्लूडर नामक फ्रेम होता है जो रानी मधुमक्खी को सुपर चेंबर और ब्रूड चेंबर दोनों से अलग करने का कार्य करता है। नीचे हम देखें तो ये बॉटम स्टैंड होता है जिनकी सहायता से ये ब्रूड चेंबर और पूरा फ्रेम या बॉक्स स्थिर रहता है या स्टेबल रहता है। इनके नीचे लकड़ी के कुछ बोर्ड बने हुए रहते हैं जिनकी सहायता से ये पूरा बॉक्स इन पर टिका हुआ रहता है या ये आधार बनाने का कार्य करते हैं। तो कंप्लीटली हम देखें तो कुछ इस प्रकार का बी हाइव आर्टिफिशियली तरीके से लकड़ी का बना हुआ होता है। इनमें कुछ ऐसे फ्रेम्स होते हैं, जैसे हम सुपर चेंबर की बात करें तो सुपर चेंबर्स में कुछ ऐसे 10 से 11 फ्रेम्स होते हैं जिनको ऊपर करके निकाला जाता है। अर्थात इनमें लकड़ी के बने हुए चौकोर फ्रेम्स होते हैं जो 10 से 11 की संख्या में होते हैं और इन्हीं 10 से 11 फ्रेम्स या चौखट पे श्रमिक मधुमक्खियाँ शहद और मोम का एकत्रण करती है और उन्हीं चौखट या फ्रेम को कुछ समय पश्चात जब शहद का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है तो इन सुपर चेंबर के इन फ्रेम्स को बाहर निकालकर आसानी से जो हनी एक्सक्रेटिंग अपरेटस होते हैं उनकी सहायता से पृथक कर लिया जाता है। तो ये है लकड़ी का बना हुआ कृत्रिम छत्ता। अब बात करते हैं हम कॉम्ब फाउंडेशन की। तो कॉम्ब फाउंडेशन की बात करें तो ये भी आर्टिफिशियल बी हाइव का एक पार्ट है। अगर हम बात करें कॉम्ब फाउंडेशन की तो कॉम्ब फाउंडेशन ये ब्रूड जो चेंबर होता है ये पूरा कॉम्ब फाउंडेशन कहलाता है। ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रूड चेंबर, ये कॉम्ब फाउंडेशन है जो कि इस संपूर्ण छत्ते का आधार बनाने का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसी में रानी मधुमक्खी द्वारा दिए गए अंडे, लार्वा और प्यूपा का परिवर्तन चलता रहता है जिनकी सहायता से ये वयस्क अवस्था में रूपांतरित होकर शहद और मोम का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो ब्रूड चेंबर को ही सामान्यतः आप कॉम्ब फाउंडेशन या कॉम्ब आधार कह सकते हैं। तो कॉम्ब आधार कृत्रिम छत्ता या आर्टिफिशियल हाइव का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट बात करें हम थर्ड अप्लायंसेज या ऑपरेटस की, तो हनी एक्सक्रेटिंग ऑपरेटस, मधु निष्कासन उपकरण। ये एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसमें एक लोहे का बना हुआ ड्रम होता है और उस ड्रम में रोटर लगे हुए रहते हैं। उन रोटर की सहायता से जब हम सुपर चेंबर के 10 से 11 फ्रेम्स को उस लोहे के बने हुए ड्रम में डालते हैं तो उन रोटर की सहायता से ये उन लकड़ी के बने हुए फ्रेम से शहद और मोम को पृथक करता रहता है। और इसको पृथक करने के लिए वहाँ लोहे के ड्रम में कुछ थैलियाँ उपस्थित होती है जिनमें ये शहद और मोम एकत्रित होता रहता है। इस लोहे के बने हुए हनी एक्सक्रेटिंग अपरेटस में नीचे की तरफ टोंटी लगी हुई रहती है जिससे शहद पृथक होता रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपरेटस है जो लोहे के ड्रम के समान होता है और जिसमें रोटर लगे हुए रहते हैं जिनकी सहायता से रोटर के घूमने से शहद और मोम को आसानी से इन सुपर चेंबर के फ्रेम से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट अपरेटस की बात करें तो अनकेपिंग नाइफ, ये भी एक महत्वपूर्ण अपरेटस है, टोपी हटाने का चाकू। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सुपर चेंबर्स के फ्रेम को जब हम बाहर निकालते हैं तो जब सुपर चेंबर पर जो फ्रेम्स लगे हुए रहते हैं उन फ्रेम्स की हम बात करें
तो कुछ इस प्रकार के फ्रेम्स होते हैं। चौकोर या रेक्टेंगुलर फ्रेम्स होते हैं। जब इन फ्रेम्स को बाहर निकाला जाता है ऊपर की तरफ करके, तो इन फ्रेम्स पर जो शहद या मोम लगा हुआ रहता है, ये शहद एक मोम से सील किया हुआ रहता है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो श्रमिक सदस्य होते हैं उनमें वैक्स ग्लैंड उपस्थित होती है या मोम ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से वो मोम का स्रावण करके इन फ्रेम्स पर जिनमें शहद एकत्रित हो गया है, इनको विशेष प्रकार से सील या बंद करने का कार्य करते हैं। तो वैक्स को हटाने के लिए बॉयल किए हुए नाइफ या चाकू प्रयोग में लिए जाते हैं, जिनकी सहायता से इनकी वैक्स को हटा दिया जाता है या पिघला दिया जाता है, जिससे हनी एक्सक्रेटिंग अपरेटस में आसानी से हनी या शहद पृथक हो सके। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इनके अलावा कुछ मिसेलियस अपरेटस या अन्य उपकरण यूज में लिए जाते हैं, जैसे छत्ते की देखभाल करते समय सामान्यतः बी वेल, जिसे हम मधुमक्खियों या छत्ते का पर्दा कह सकते हैं, तो हाइव वेल का उपयोग भी किया जा सकता है, जो कि मधुमक्खियों के डंक से प्रोटेक्शन या सुरक्षा करता है। इनके अलावा हाथों में ग्लव्स उपयोग में लिए जा सकते हैं। इनके अलावा पैरों में रबर या प्लास्टिक के बने हुए शूज प्रयोग में लिए जा सकते हैं। अन्य उपकरणों की बात करें तो इनमें हम धूमन उपकरणों को सम्मिलित कर सकते हैं या स्मोकर ऑपरेटर्स को सम्मिलित कर सकते हैं, जिनकी सहायता से कृत्रिम छत्तों के आसपास धुआं करने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे श्रमिक या कॉलोनी के अन्य सदस्य दूर चले जाएं, ताकि शहद और मोम आसानी से प्राप्त की जा सके। इनके अलावा हम बात करें तो कुछ ब्रश और स्क्रैपर का यूज भी किया जाता है। ब्रश की सहायता से इस आर्टिफिशियल हाइव की साफ सफाई की जाती है, या सुपर चेम्बर के जो छोटे छोटे लकड़ी के चेम्बर्स होते हैं या बोर्ड होते हैं, इनकी सफाई करने का कार्य भी ब्रश की सहायता से किया जाता है, या स्क्रैपर जो खुरचने का कार्य करते हैं, इनकी सहायता से भी इन फ्रेम्स या चौखटों की सफाई की जाती है। तो ह्यूमन कैप या टोपी, इसके अलावा हैंड ग्लव्स, इनके अलावा फुट शूज़, इसके अलावा कोई जाली का बना हुआ पर्दा या वेल, जिसे हाइव वेल कहते हैं या छत्ते का पर्दा कहते हैं या मधुमक्खी पर्दा कहते हैं, ब्रश और स्क्रैपर का यूज भी इनमें किया जा सकता है। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स मधुमक्खी पालन के लिए।